ओके, हेलो एवरीवन, हेलो। सो आज की क्लास में बजट 2024 एंड 2025 दिस फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट बजट पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट डिटेलिंग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंटरिम बजट जो है इस साल के शुरू में आया था, क्योंकि इलेक्शन था इस साल। और इसीलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कंप्लीट बजट की डिटेल पढ़ने वाले हैं। ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, स्पेशली टैक्सेस पे क्या चेंज हुए। हमारा सबसे ज्यादा मेन कंसर्न इनकम टैक्स को लेकर हमेशा होता है। तो अगेन इनकम टैक्स स्लैब रिवाइज करे गए हैं, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिबेट हैं, ये सारी चीज हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पर जुड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को और बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द बजट। बजट का सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले आप सब जानते हैं व्हाट इज बजट। बजट एक कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट बनाया जाता है सरकार के द्वारा, उसे हम कहते हैं बजट। मींस एक आने वाले साल में, इन अ कमिंग फाइनेंशियल ईयर, सरकार की किन किन सोर्सेस से, किन किन जगहों से कितनी इनकम जनरेट होने वाली है, और सरकार के पास जो ऑलरेडी इनकम जनरेटेड है या फिर आने वाले समय पर उनकी जो भी इनकम जनरेट होने वाली है, उन इनकम का कहां कहां और किस किस तरीके से खर्चा किया जाएगा, इसके बैलेंस को हम बजट कहते हैं। और आप सारे के सारे स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग एक्चुअली बजट वर्ड को रिप्लेस किया गया है विद द वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हम बजट के लिए ऑफिशियली जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बजट। सबसे पहले की हाइलाइट्स की हम बात करते हैं। इस बार के बजट की हाइलाइट्स क्या क्या रही हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इस बार के बजट को हमें या बजट में हमें देखने को मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि इंटरिम बजट में मेंशन किया गया था साल के शुरू में ही कि इस साल 4 मेजर ग्रुप में फोकस किया जाएगा, और वो 4 मेजर ग्रुप है गरीब यानी पुअर, महिलाएं, वुमेन, युवा, यूथ और अन्नदाता यानी फार्मर। सो हमारा पूरा का पूरा जो बजट इस बार का फोकस्ड है वो इन 4 ग्रुप्स पर फोकस्ड है। अगेन जो है लड़के जो है या मेन जो है अपने आप को बड़ा अफसोस फील कर रहे होंगे कि यार मैम हमारे लिए तो कुछ नहीं होता। परी आप तो ऐसे सेगमेंट है जिनको ऑलरेडी सिक्योरिटी मिली हुई है हमारे कल्चर में या हमारे इंडिया में, सुपीरियर तो आप रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा हम महिलाओं को पुश करने के लिए कुछ सर्टेन चीजें ले आते हैं, गरीब को, पुअर्स को पुश करने के लिए ले आते हैं, युवाओं को, यूथ जो हमारा इंडिया का यूथ है उन्हें पुश करने के लिए हम कुछ चीजें ले आते हैं। साथ ही साथ अन्नदाता फार्मर्स के लिए भी हमने कुछ कुछ चीजें देखी हैं जो कि निर्मला सीतारमन में ने इस बार के बजट में इंट्रोड्यूस करी है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, फोकस सबसे ज्यादा किस चीज पर दिया गया है। फोकस दिया गया है एम्प्लॉयमेंट पे, स्किलिंग में, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में और मिडिल क्लास में। ये 4 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है इस बार के बजट में। साथ ही साथ टैक्स पे भी फोकस दिया गया है। बट अंडर दिस अगर हम बात करें, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या रही है पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर, पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में, एंड दैट्स व्हाई एम्प्लॉयमेंट वाज द मेन फोकस ऑफ दिस बजट। स्किलिंग, कैसे हम यूथ में स्किलिंग एनहांस कर सके ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करे, ये साथ ही साथ एमएसएमई और मिडिल क्लास, ये चारों के चारों जो है वो फोकस्ड रहे हैं इस बार के बजट में। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने 5 स्कीम्स और इनिशिएटिव का पैकेज बनाया है जिससे वो एम्प्लॉयमेंट को, स्किलिंग को और अदर अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करेंगे लगभग 4.1 करोड़ यूथ पर। और यार अगले 5 सालों पर, यानी अगले 5 साल के लिए लगभग 2 लाख करोड़ का एक सेंट्रल आउटले और सेंट्रल बजट निकाला गया है स्पेशली फॉर 4.1 करोड़ यूथ, इनको टारगेट करने के लिए। और इनमें एम्प्लॉयमेंट, इनमें स्किलिंग और इनमें अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करने के लिए 5 स्कीम्स और इसका इनिशिएटिव निकाला गया है। क्लियर एवरीवन।
ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे 9 प्रायोरिटीज जो इस बार के विकसित भारत को लेकर बनाई गई हैं। सो इंडिया, क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर जल्दी बढ़ जाए। वी आर एट अ डेवलपिंग स्टेज, जैसा कि आप सब जानते हैं, एंड फॉर अचीवमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलप्ड स्टेज मीन्स अगर हमें विकसित बनना है, अगर हमें डेवलप्ड बनना है, तो ये 9 प्रायोरिटीज को इस बार सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है। वो 9 प्रायोरिटीज क्या-क्या हैं? फर्स्ट सबसे पहले प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस एग्रीकल्चर सेक्टर में, मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में किस-किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं, ये बताया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड सर्विसेज, इसको हम कैसे इनहांस कर सकते हैं, इसमें क्या-क्या चीजें लेकर आई हैं, कितने का बजट इसमें लाया गया है, ये चीज। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बूस्ट किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग कैसे आ सकती है, अर्बन डेवलपमेंट को कैसे फोकस किया जा सकता है, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या-क्या खर्चा हो सकता है और किस तरीके से हम इनोवेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस हम कैसे पा सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कैसे हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द 9 प्रायोरिटीज जो कि विकसित भारत में लाई गई है। 9 प्रायोरिटी सेक्टर जो कि हमने देखा रिसेंटली विकसित भारत में इंट्रोड्यूस करी गई है। अब इन 9 प्रायोरिटीज को हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन 9 प्रायोरिटीज में लाई गई है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए क्या है? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस बढ़ाना एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, सो प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस को इनहांस करना एग्रीकल्चर सेक्टर में हम किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं लगभग 109 हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज लगभग 32 फील्ड्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में रिलीज करने को बोला गया है बाय द कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर्स, मींस 109 हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो है वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में लाने की कोशिश करी जाएगी ताकि हम प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। लगभग ये हाई यील्डिंग वैरायटीज जो 109 नई लेकर आई जाएंगी, लग 32 फील्ड्स और हॉर्टिकल्चर में लेकर आया जाएगा। अगले 2 सालों में कहा गया है कि 1 करोड़ फार्मर्स जो इंडिया में रह रहे हैं उनको हमारा देश सपोर्ट करेगा और पुश करेगा नेचुरल फार्मिंग की तरफ, और जिसकी वजह से उन्हें सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग भी मिलेगी। यानी ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे नेचुरल फार्मिंग की तरफ, यानी हम पेस्टिसाइड्स और इन सब से हटकर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी लगभग कितने 1 करोड़ फार्मर्स को जो कि हमारे इंडिया में रह रहे हैं। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए स्पेशली इन द फील्ड ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड, सरकार जो है वो स्ट्रेंथ करेगा उसकी प्रोडक्शन, उसकी स्टोरेज, उसकी मार्केटिंग को, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ऑयल सीड। भाई ऑयल सीड्स हमारे इंडिया में होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हो मस्टर्ड, मस्टर्ड कितना यूज होता है इंडिया में, ग्राउंड नट कितना, सेसमे सीड, सोयाबीन और सनफ्लावर। सो ये जो ऑयल सीड्स है मेजर, इसमें इंडिया एक आत्मनिर्भर देश बने और साथ ही साथ हमारे इंडिया में पल्सेस की प्रोडक्टिविटी भी हो, इनमें सेल्फ सफिशिएंसी को गेन करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें फार्मर मोटिवेट हो और वो ज्यादा से ज्यादा पल्सेस और ऑयल सीड्स की तरफ प्रोडक्शन करें और कल्टीवेशन करें। नेक्स्ट, पेंशन लगभग 1.52 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में अनाउंस करी गई है इस साल। साथ ही साथ यहाँ पर जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो भी इश्यू किया गया है लगभग 5 राज्यों में। सो दीज आर द प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लाया गया है, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए ये सारी चीजें लाई गई हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड सेक्टर की प्रायोरिटी क्या रही है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट और स्किल।
मीन्स स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या-क्या किया है? सी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है जब से सरकार आई है। हमेशा से आप देखोगे इस साल की शुरुआत हुई है बहुत ज़्यादा ले-ऑफ से। हर सेक्टर्स में हम ले-ऑफ देख रहे हैं, ना सिर्फ़ एक सेक्टर में अगर आप देखोगे, हर एक कंपनी में हम ले-ऑफ्स देख रहे हैं। इंडिया में स्पेशली हम कह रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन बाकी सेक्टर्स को बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। तो एक तरीके की जॉबलेस ग्रोथ हम देख रहे हैं हमारे इंडिया में और एम्प्लॉयमेंट ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है हमारे इंडिया में। बहुत बड़ा एक कंसर्न रहा है कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेज़ हो रही है, स्पेशली अमंग द यूथ। ओके एंड दैट्स व्हाई सरकार ने इस बार के बजट में इनमें फोकस करने को कहा है। सबसे पहली चीज़ सरकार 3 स्कीम्स इम्प्लीमेंट करेगी, स्पेशली इस सेक्टर में जिसको हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। 3 स्कीम्स जिससे क्या करा जा सकता है, जिससे रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्कीम कह रही है कि सरकार जो है 1 महीने की वेज प्रोवाइड करेगी, 1 महीने की मजदूरी या फिर 1 महीने की सैलरी प्रोवाइड करेगी, वो सारे पर्सन को जो कि नया-नए अभी वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं, सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में। और ये जो सैलरी है 1 मंथ की सैलरी है, इसको एक्चुअली इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा और ये मैक्सिमम 15,000 तक पे किया जाएगा। यानी अगर आप नए-नए जॉब पकड़ रहे हैं तो सरकार ने कहा है आपको 1 महीने की सैलरी का बेनिफिट दिया जाएगा एंड दैट टू द मैक्सिमम ऑफ 15,000 और ये 15,000 डिसबर्स किए जाएंगे इन द 3 इंस्टॉलमेंट और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नए-नए जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड स्कीम में सरकार जॉब क्रिएशन को एनकरेज करने को कह रही है और किस तरीके से इस सरकार ने कहा है जो भी एम्प्लॉय है यानी आप लोग और जो भी एम्प्लॉयर आपके हैं दोनों को बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम से और ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में जो उन्होंने इनिशियल 4 इयर्स में एम्प्लॉयमेंट के करे हैं। सो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है और एम्प्लॉय भी करता है। कहा जा रहा है अगर आप फ्रेशर्स को ज्वाइन करवा रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल जो पहली बार वर्कफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, सो जो ज्वाइन कर रहा है उसे भी और जो एम्प्लॉयर है जो आपको ज्वाइन करवा रहा है उसे भी, इन दोनों को पहले 4 साल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का क्या मिलेगा, एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें उन्हें जो है रिलीफ दिया जाएगा। थर्ड स्कीम्स में कहा है कि इससे एम्प्लॉयर को सपोर्ट किया जाएगा और एम्प्लॉयर को कैसे सपोर्ट किया जाएगा कि उनको लगभग 3,000 पर मंथ जो है वो रीइंबर्स किया जाएगा अगले 2 सालों तक उनके ईपीएफ कंट्रीब्यूशन से। सो सब जानते हैं एम्प्लॉयर्स ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में करते हैं। सो सरकार ने कहा है उनको लगभग 3,000 रुपए की छूट दी जाएगी अगले 2 साल तक, यानी ये सरकार अपनी तरफ से रीइंबर्स करेगी। सो इस तरीके से एम्प्लॉयर्स मोटिवेट होंगे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, साथ ही साथ हमारा जॉब क्रिएशन होएगा। इसके अलावा जो है स्कीम ए में जो है एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा न्यू वर्कफोर्स को बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द 1 मंथ सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट, लेकिन उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, अप टू 15,000। ओके, hello everyone, hello Tasneem, hello Vikas and hello everyone just please like and share the video guys। ओके नेक्स्ट थर्ड प्रायोरिटी हमारे लिए क्या है, इंक्लूसिव एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो बताया गया है। सबसे पहली चीज सरकार जो है एक प्लान प्रमोट करेगी जिसका नाम है परवोद्या। सो दिस इज अ प्लान जो कि प्रमोट किया जाएगा परवोद्या फॉर ऑल द राउंड डेवलपमेंट्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। मीन्स हमारे इंडिया का जो भी ईस्टर्न पोर्शन है जैसे कि झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया और आंध्र प्रदेश, जो ये ईस्टर्न पोर्शन है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो स्पेशली इन 5 राज्यों के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक प्लान फॉर्मुलेट किया है जिसको कहा गया है परवोद्या प्लान। ओके, दिस विल कवर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरेट करेगा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन रीजन में, ताकि हम विकसित भारत जल्द से जल्द अचीव कर सकें।
चौथी प्रायोरिटी थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए अगेन सरकार ने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि मुद्रा लोन की लिमिट को एनहांस कर दिया गया है 20 लाख, जो कि पहले 10 थी। आप सब जानते हैं मुद्रा लोन में 3 स्कीम्स होती हैं, ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में अप टू 50,000 का लोन मिलता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और तरुण में पहले 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। लेकिन सरकार ने एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए ये जो मुद्रा लोन सरकार देती है, इस तरुण कैटेगरी, जो लास्ट कैटेगरी है, यानी मैक्सिमम लोन जो डिस्पर्स किया जा सकता था वो 10 लाख तक का किया जा सकता था, लेकिन वो इस साल से अब इस लिमिट को इनहैंस करके कर दिया गया है 20 लाख। सो 20 लाख तक की लिमिट को क्या किया जा सकता है, डिस्पोज किया जाता है या दिया जा सकता है, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस में एंटर करना चाह रहा है और उसके लिए वो मुद्रा लोन लेना चाह रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट लगभग 50 मल्टी प्रोडक्ट्स को दिए जाएंगे, ओके, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में। लगभग 100 फूड क्वालिटी और सेफ्टी टेस्टिंग लैब्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स को एनहांस करने के लिए सरकार ने लिया है, ओके, डन। तो ये क्या है, ये फोर्थ प्रायोरिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ प्रायोरिटी की, दैट इज अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट पे क्या इनिशिएटिव लिया गया है? सो अर्बन डेवलपमेंट में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, हाउसिंग नीड्स ऑफ 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली, इन्हें एड्रेस किया गया है और इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग 10 लाख करोड़ की देने को कहा गया है। यानी न्यू तरीके की फंडिंग इंट्रोड्यूस करी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में, जिसमें लगभग 1 करोड़ अर्बन पुअर, जो अर्बन पुअर है, नॉट रूरल पुअर, जो शहरी गरीब हैं, उनको लगभग उनको 1 करोड़ अर्बन पुअर्स हैं, उनको घर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर लगभग 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये इंक्लूड करता है सेंट्रल असिस्टेंस लगभग 2.2 लाख करोड़ की अगले 5 सालों तक। साथ ही साथ सरकार जो है वो प्रमोट करेगी वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का और सर्विसेज का लगभग 100 सिटीज में बैंकेबल प्रोजेक्ट के द्वारा। सो दीज आर फॉर द अर्बन डेवलपमेंट। सो सरकार ने कहा है सिर्फ रूरल को फोकस नहीं किया जाएगा, सो वी आर फोकसिंग ऑन द अर्बन ऑल्सो, हम अर्बन में भी फोकस करेंगे, ओके। नेक्स्ट प्रायोरिटी 6 जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर है, यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये एक नई योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इसके तहत लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स प्रोवाइड करी जाएगी एवरी मंथ। तो नाउ फ्री इलेक्ट्रिसिटी में अब मोदी जी भी उतर आए हैं, यानी ये सरकार भी उतर आई है, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन गवर्नमेंट जो कि वेरी फेमस है हमारे फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सो दिस एक्चुअली वर्क्स एंड दैट्स व्हाई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड को हम 300 यूनिट तक की फ्री बिजली प्रोवाइड करेंगे, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये स्कीम जनरेट करेगा एक रिमार्केबल रिस्पॉन्स, जिसमें लगभग 1.28 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और 14 लाख एप्लीकेशंस जो हैं वो लाई जाएंगी, ताकि उन्हें हम 400 शुरू के 300 यूनिट जो हैं फ्री बिजली दे सकें, ओके। सातवां जो प्रायोरिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगेन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब जानते हैं कैसे बूस्ट करता है इकोनॉमी को, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मींस एक तरीके से आप कह सकते हो रोड डेवलपमेंट, ओके, हाईवेज के लिए
पोर्ट्स के लिए, रेलवेज के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार भर-भर के पैसा एलोकेट किया है एंड स्पेशली टू दोज़ स्टेट जो स्टेट्स इस बार सरकार को जिताने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आई मीन टू से आप सब समझ गए होंगे कि मैं किन-किन राज्यों की बात कर रही हूँ, जो कि इस साल सबसे इम्पोर्टेंट रहे थे और इस साल उन्होंने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है सरकार को जिताने में। एंड दैट्स व्हाई अगर हम बात करते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिस्कल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सरकार अगले 5 साल तक देने के लिए कह रही है और इस सेक्टर में उन्होंने लगभग 11 लाख करोड़ का प्रोविजन जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा है। यानी इतना खर्चा सरकार कह रही है इस बार हम करेंगे। फेज 4 जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है, ये पीएमजीएसवाई इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 उसका लॉन्च होगा जिसमें जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाएगी लगभग 25,000 रूरल यानी गांव के क्षेत्रों को। साथ ही साथ जो है एनकरेजमेंट दिया जाएगा। सरकार ने कहा है स्टेट्स को हम एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और इसके लिए सरकार ने अलग से 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन रखा है और ये लोन जो होगा वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। यानी सरकार ने कहा है जो राज्य जो स्टेट्स अपने हाईवेज, अपने पोर्ट, अपने रेलवे को एनहांस करने के लिए सेंट्रल का असिस्टेंस या सेंट्रल से लोन मांग रहे हैं, उन लोन्स को हम सबसे पहले तो इंटरेस्ट फ्री देंगे। दूसरी बात उसके लिए सरकार ने लगभग 5 लाख करोड़ का प्रोविजन रख रखा है और ये सरकार अपने अगले अगले 5 सालों तक करेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए सरकार ने डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनोवेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ये 8th प्रायोरिटी रही है, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। अब ये क्या है, सरकार कह रही है हम एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो है वो लाएंगे ताकि रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सके। इसके साथ साथ एक मैकेनिज्म भी सेट करेंगे जिससे रिसर्च और इनोवेशन कमर्शियल स्केल में एनहांस हो सके और जिसके लिए 1 लाख करोड़ की फाइनेंशियल पूलिंग अनाउंस करी गई है इस बार के बजट में। साथ ही साथ स्पेस इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि स्पेस इकोनॉमी 5 गुना हम बढ़ा के दिखाएंगे अगले 10 सालों में। सरकार ने कहा 5 गुना स्पेस इकोनॉमी हम अगले 10 सालों में बढ़ा के दिखाएंगे और इसके लिए हमने अलग से 1,000 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड भी सेटअप किया है। वेंचर कैपिटल फंड यानी इनिशियल स्टेज की फंडिंग हमने 1,000 करोड़ की भी करी है ताकि स्पेस इकोनॉमी को भी हम बूस्ट कर सके। इंडिया अपना 5 गुना अगले 5 सालों में स्पेस इकोनॉमी का पहुंच जाए एंड इसके लिए सरकार ने खूब सारा पैसा देने को कहा है। 9th प्रायोरिटी क्या है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। यानी क्या कहा गया है, अलग अलग तरीके की पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो लाई जाएगी ताकि सही तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम अप्रोच कर सके और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सस्टेनेबल हाई ग्रोथ छोड़ सके। यानी यहाँ पर सरकार ने बहुत दूरंदेशी कर दी है। सरकार ने कहा है कि हम सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम आने वाली जनरेशन के लिए भी सोच रहे हैं, यानी हमारे बच्चे, तो मेरा बच्चे के लिए भी सरकार ने कहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके छोड़ेंगे और इस तरीके का डेवलपमेंट करेंगे जो कि सस्टेनेबल रहेगा और आने वाला जनरेशन उसका इस्तेमाल कर पाएगा। सो दीज आर द 9 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट जो कि इस साल जो है हमें इंट्रोड्यूस करी गई है। ये 9 प्रायोरिटीज में बहुत फोकस किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बहुत फोकस किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत फोकस किया गया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। ये स्पेशली 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें भर भर के सरकार ने कहा है कि हम पैसा देंगे ताकि अगली बार भी मोदी सरकार हो सके। ओके, ओके, सो डन। सो ये था हमारे लिए क्या, ये हमारे लिए 9 प्रायोरिटीज थी जो कि इंट्रोड्यूस करी गई है इस बार के बजट में। ओके, डन, गुड, ओके। नेक्स्ट
अब हम बात करते हैं टैक्स स्लैब की। इसका इंतजार तो आप सभी कर रहे होंगे, मुझे पता है, बिकॉज वी आर वेरी मच कंसर्न कि इनकम टैक्स में क्या आया मैम, इनकम टैक्स में क्या आया, हमें ये बताओ। सो देखिए यहाँ एनालिसिस मैंने दोनों स्लैब का रखा है ताकि आप दोनों को बेहतर तरीके से समझ सके। सो ये है टैक्स स्लैब जो कि पिछले साल का है, और ये है टैक्स स्लैब जो कि इस साल का है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट दी टैक्स जो कि पिछले साल था, अगर 3 लाख की आपकी इनकम थी तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना था। ओके, फिर आपकी इनकम 3 से 6 थी तो आपको 5% का टैक्स, 6 से 9 लाख की इनकम के बीच 10% का, 9 से 12 लाख में 15% का, और 12 से 15 लाख 20%, और अगर 15 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो 30% के स्लैब में आते हो। ओके, बट अब सरकार ने क्या कहा है, इस साल सरकार ने कहा है कि भाई हमारा नया स्लैब जो है वो सुनो। 3 लाख तक अभी भी छूट दी गई है। सरकार ने कहा है 3 से 7 लाख के बीच में 5% का टैक्स इंट्रोड्यूस करा जाएगा, यानी यहाँ लिमिट ये इनहेंस करी गई है। जो पहले 3 से 6 था वो अब 3 से 7 लाख हुआ है। ओके, फिर उसके बाद जो पहले 6 से 9 था वो अब 7 से 10 लाख, अगर आप 7 से 10 लाख कमा रहे हो तो आपको 10% का टैक्स पे करना है। अगर आप 10 से 12 लाख की कैटेगरी में हो, जो कि पहले 9 से 12 लाख की कैटेगरी में था, वो था 15% का टैक्स, और ये दोनों स्लैब तो सरकार ने कहा है सेम। यानी हर हाल में जो यहाँ से ऊपर वाले हैं ना, वो तो फंसते ही फंसते हैं। यानी 12 से 15 लाख का अगर तुम कमाई कर रहे हो तो 20%, और अगर 15 लाख से ऊपर जा रहे हो तो जेबें खाली करो, 30% का टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। सो दिस इज द ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स। अगर आप देखोगे परसेंटेज तो सेम है, परसेंटेज में चेंज नहीं आया है, बस देयर इज ब्रैकेट जो चेंज हुआ है। यहाँ 6 को 7 करा गया है, वहां 6 से 9 को 7 से 10 किया गया है, और 9 से 12 को 10 से 12 किया गया है। 12 लाख तक के ऊपर के चेंजेस बताए गए हैं। और कहा गया है जो नया टैक्स रेजिम है, यानी जो ये टैक्स है, अगर कोई ये टैक्स ऑप्ट कर रहा है तो उसको जो है इनकम टैक्स में 25,000 रुपए तक का रिबेट दिया जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 25,000। यानी ये मैक्सिमम लिमिट है। यानी आप अगर नया टैक्स रिजिम फॉलो कर रहे हो तो आपको अप टू 25,000 तक का रिबेट ऑफर करेगी सरकार। इसके अलावा अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख से ऊपर नहीं जा रही है, यानी अगर आपकी इनकम कम है, 7 लाख और 7 लाख से कम है, तभी आपको ये मैक्सिमम 25,000 का रिबेट दिया जाएगा। यानी ये सबके लिए नहीं है। इफ यू आर अर्निंग बिलो और इक्वल टू 7 लाख, देन सरकार ने कहा है हम आपको मैक्सिमम जो रिबेट ऑफर कर सकते हैं वो 25,000 का कर सकते हैं अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। इसके अलावा सरकार ने सरकार चार्जेस और सेस भी इम्पोज करे गए हैं एक सर्टेन लिमिट से ऊपर। सर चार्जेस और सेस वो एज इट इज है जो पहले लगते थे। क्लियर? सो दिस इज द न्यू एंड द ओल्ड और टैक्स स्लैब, जो कि इंपॉर्टेंट है एज यू ऑल नो, क्योंकि ये तो चीज हमारे बहुत कंसर्न की रहती है। अगले पूरे 1 साल तक हम फिर अगले साल वेट करेंगे कि बजट आएगा, हम अगले साल फिर आस लगाए बैठे रहेंगे कि अब मिडिल क्लास के लिए क्या दिया गया है। बिकॉज देखकर तो कुछ ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ खास किया नहीं गया है। एंड मिडिल क्लास अगर हम इंडिया की बात करते हैं, 15 लाख से बिलो जो भी रह रहे हैं वो इंडिया में एक मिडिल क्लास ही कंसर्न किए जाएंगे। 15 से 20 लाख, आज अगर एनुअली कोई कमा रहा है तो यू आर लिविंग इन द मिडिल क्लास एरा। और मिडिल क्लास के लिए ऑब्वियसली बिकॉज बढ़ती हुई महंगाई के लिए इतनी इनकम हमें कोप अप करना जरूरी है, बट ज्यादा कुछ इनकम टैक्स में हमें चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई खुशी की बात है नहीं। एज इट इज है, जैसे पहले था वैसे ही है, विद वेरी मिनिमम चेंजेस जो कि हमने स्लैब्स में देखे हैं। ओके, नेक्स्ट, लास्ट, चलो कुछ मिसलीनियस पॉइंट्स के बारे में पता करते हैं। कुछ क्या मिसलीनियस पॉइंट्स रहे हैं इस बार के बजट में, इंपॉर्टेंट जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री को इस बार का बजट बहुत जबरदस्त एलोकेट किया गया है। इसका मतलब है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लगभग 2.55 लाख का एलोकेशन रिसीव किया है, जो कि 5% से जंप है, लगभग 6% से जंप है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.41 लाख का जो एलोकेशन था वो इस साल सीधा बढ़ाकर 5.85% से बढ़ाकर लगभग 2.55 लाख
कर दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंस की है एक नई तरीके की पेंशन स्कीम, जिसका नाम है न्यू पेंशन वात्सल्य योजना। न्यू पेंशन स्कीम वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य। बजट ने बूस्ट किया है एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को और स्टार्टअप इकोसिस्टम को इंडिया में, और किस तरीके से? एंजल टैक्स को हटा के। अब एंजल टैक्स क्या है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब एंजल टैक्स को सरकार ने कहा है हमने हटाया है। सो एंजल टैक्स क्या है? एंजल टैक्स वो टैक्स है जो उन कैपिटल पर लगाई जाती है जो कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है। सो इफ एक अनलिस्टेड कंपनी अब लिस्टेड होने जा रही है और वो क्या कर रही है? पब्लिक से फंड रेज कर रही है। सो वो जो कैपिटल वो पब्लिक से रेज कर रही है उसमें उस किसको? उसको के देना पड़ता था क्या? अपनी तरफ से एक टैक्स, जिसे हम कहते थे एंजल टैक्स। सो इस एंजल टैक्स को सरकार ने हटाया है ताकि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में वो बढ़ सके। एंजल टैक्स वो टैक्स होता है जो कि उन कैपिटल पे लगाया जाता है जो कि रेज करी जाती है जनता से, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी रेज कर रही है। ओके, लास्ट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि यूनियन बजट स्पीच में कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, और ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो कहां से? विष्णुपद टेम्पल जो कि गया में है, वहां से महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया तक, बिहार तक है। सो इस पूरे को एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, या इस पूरे में एक कनेक्टिविटी बिल्ड करी जाएगी, और ये सरकार ने स्पेशली बिहार के लिए अनाउंस किया गया है। तो बिहार को बहुत फायदा रहा है इस बार के बजट में। क्यों रहा है वो तो आप सभी जानते हैं। क्या-क्या चीजें रही हैं बिहार से एसोसिएटेड और किस तरीके से नीतीश कुमार बने हैं इस बार के हीरो, ये आप सभी जानते हैं। सो ये सारी चीजें इस बार के हमारे बजट में इंट्रोड्यूस करी गई है। आई होप दैट आपको मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस बार के बजट की बता दी हैं। आपको लर्न करना है जो 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स रहे हैं इस बार के बजट के, क्या टैक्सेस में रिवीजन रहा है, एंजल टैक्स को रिमूव किया गया है, स्पेशली मुद्रा लोन की लिमिट्स बढ़ाई गई है, ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स, आई होप या ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लासेस लूं, लाइव क्लासेस लूं, तो आप सारे स्टूडेंट्स को इनका अपडेट पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर एवरीवन। Bye bye guys, take care. Bye everyone. Thank you so much for watching this video. Bye everyone. Take care.